सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 में स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने देखा था जिनवू एंड उसकी फ्रेंड और साथ में कुछ व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग एक रेड डंजियन में फंस जाते हैं और वहां पे वो लोग दो टीम्स बना लेते हैं या अपने आप बन जाती हैं। अब जिनवू की टीम जिनवू की वजह से काफी अच्छी तरीके से रह रही होती है, टाइम अच्छा कट रहा होता है, लेकिन किम चुल जो दूसरी टीम का रहता है लीडर, उसकी टीम पूरी खत्म हो जाती है एंड खुद की जान बचा के भाग रहा होता है। और डंजियन के बाहर बेक योनहू एंड हमारे डोंग सू भी बिल्कुल गर्म हालत में। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि वो ए रैंक किम चुल यहाँ पे भागता है जान बचा के, तो वो जिनवू की तरफ भागता है जहां पर जिनवू की टीम गई रही होती है और रास्ते में उसको वो मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो कि जिनवू की टीम ने मारे थे या जिनवू ने मारे थे, और उसको वो देख के विश्वास नहीं होता कि मतलब इतने लो रैंक हंटर्स कैसे मार सकते हैं इनको। और बाहर तरफ जैसे कि डोंग सू एंड बेक्योनहू काफी गर्म हालत में है, वो लोग एक दूसरे को काफी गुस्से से देखते हैं एंड इतनी खतरनाक उनमें से एनर्जी निकल रही होती है आसपास वालों की जो फट जाती है, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में पंच दे देते हैं। और जैसे ही दोनों का पंच एकदम बिल्कुल टकराने वाला होता है, वहां पर बीच में डिटेक्टिव आ जाता है, वही डिटेक्टिव वाला बंदा जिनचुल। वहां आकर वो दोनों के पंच को पकड़ लेता है एंड टकराने से रोक देता है। और दोनों को वो इसलिए रोक पाया टकराने से क्योंकि जैसे वो बीच में आया था तो दोनों ने पंच की अपनी एनर्जी मतलब अटैक स्ट्रेंथ कम कर दी थी, इसलिए बीच वाला बंदा बच पाया, नहीं तो पिस जाता वो। एस रैंक है दोनों। जिनचुल वहां पे दोनों को रोकने के बाद बोलता है मैंने यहाँ पे जिनवू की रीअवेकनिंग सस्पेक्ट करी थी और रीअवेकनिंग होने के बाद भी मैंने उसका चेक किया था कि उसकी रैंक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी रैंक फिर भी ई रैंक थी, ये वो कहता है। और जैसे कि वो एक ई रैंक है तो उसमें पूरी की पूरी अटैक फोर्स को उड़ाने की पावर तो है ही नहीं, तो मतलब वो डोंगसू से कह रहा होता है कि उसमें उसने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। और बेचारे नादान बंदों को पता नहीं है वहां पे क्या हुआ है, हम लोग जानते हैं। और ये सुनकर डोंगसू का इंटरेस्ट जिनवू से बिल्कुल चला जाता है और वो वहां से ये सुनकर चला जाता है सोने के लिए। और अंदर तरफ भागता हुआ किमचुल जिनवू की टीम के पास पहुंच जाता है भागते भागते, और उनकी टीम को देख के किमचुल की फट जाती है क्योंकि वो लोग मस्त टेंट वेंट लगा के आराम से जिंदगी काट रहे होते हैं, खाना पानी उनके पास भरपूर है, कपड़े वगैरह भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन चीज वो बंदे लो रैंक है तो उनके पास इतना सारा सामान आया कहां से, ये सोच में पड़ जाता है वो। और क्योंकि किमचुल भाई की बेचारे की टीम तो पूरी वाइप हो जाती है, उनको अच्छे से खाना पानी नहीं मिल पाता, तो वो बिल्कुल फुल पावर में नहीं लड़ पाते, और इसलिए जलन के मारे वो अकेला पागल जिनवू की टीम पे हमला कर देता है। जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिनवू पीछे से पट्ट से देता है और भाई वहीं ढेर। और इसी के तुरंत बाद वहां पे आइस एल्फ की सेना आ जाती है और सेना के पीछे रहता है आइस एल्फ का बॉस और इस डंजियन का बॉस भी। अब हो सकता है कि किमचुल जो भगभग के आ रहा था ना जिनवू के पास, उसके पीछा करते करते ये लोग आ गए हो यहाँ पे। तो वहां पर उनमें से एक एल्फ कहता है, एक एल्फ कहता है कि ये सारे के सारे बंदे ट्रैश हैं, बस एक को छोड़ के। एक बंदा यहाँ पे ऐसा है जो मुझे सही लगा एंड हाँ मैं पता है वो कौन है। तो जिनवू रिप्लाई करता है कि क्या तुमने हमें ट्रैश बोला? तो सबसे पहले तो ये सुन के एल्फ वहां पे एकदम शॉक हो जाते हैं कि जिनवू हमसे बात कैसे कर पा रहा है, एक ह्यूमन, क्योंकि एल्फ मॉन्स्टर की लैंग्वेज अलग होती है, ह्यूमंस की अलग होती है, बात कैसे हो रही दोनों के बीच में। और जिनवू भी यहाँ पे भाषा बदल के बात नहीं कर रहे होते, वो भी नॉर्मली बोल रहा होता है, बट बीच में किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रहा होता है। तो जिनवू यहाँ पे समझता है कि ये भी किसी प्रकार की सिस्टम की एबिलिटी होगी, उसी सिस्टम की वजह से कम्युनिकेशन हो पा रहा होगा, और इसी चीज के कारण एक एल्फ वहां पे खुश हो जाता है कि चलो कम्युनिकेशन तो हो पाएगा। और फिर वो एल्फ एक और दूसरे एल्फ को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि ये वो एल्फ है जिसने कि हमें तुम सबके बारे में बताया, और ये भी बताया कि उन सारे ह्यूमंस में एक ह्यूमन ऐसा है जो कि काफी पावरफुल है। और वो एल्फ बोलता है कि ये एल्फ तुमसे लड़ने की इच्छा रखता है। इतना ही बस वो बोल ही पाया था कि भाई जिनवू खतरनाक तरीके से उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है एंड दैट वाज इनसेन। काफी कोल्ड मूवमेंट है वहां पे। वो बोलता है कि भाई इसको तुमसे लड़ना है, उतने में उसकी गर्दन उड़ गई, समझ रहे हो। और आगे जिनवू कहता है कि और कुछ कहना है क्या, और ये सुन के एल्फ जिनवू से काफी खुश हो जाता है। आगे एल्फ जिनवू से कहता है कि इंसान के बीच तो इंसान ही रहते हैं, तुम इंसानों के बीच में क्यों रहते हो, क्योंकि तुम तो एक ह्यूमन हो नहीं। जिनवू लिटरली कहता है कि क्या बात कर रहे हो। तो एल्फ कहता है कि अच्छा अभी तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। और आगे कहता है कि हमारे दिमाग में बार बार एक आवाज गूंज रही होती है जो कि कह रही होती है ह्यूमंस को मारो, ह्यूमंस को मारो। और जिनवू तुम्हारे पास आने से ये आवाज गायब हो जाती है। तो जिनवू यहाँ पे समझता है कि जिस तरीके से सिस्टम उसको ऑर्डर देता है, उसको कमांड देता है कुछ कुछ जो काम करने होते हैं उसको, उसके लिए उसी तरीके से हो सकता है कि इनको कोई कमांड दे रहा हो ह्यूमंस को मारने के लिए। तो मतलब समझ रहे हो यहाँ पे मतलब इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है कि पीछे कोई है जो कि स्ट्रिंग्स खींच रहा है, पीछे से कोई गॉड हो सकता है। और फिर आगे वो एल्फ वही घिसी पिटी लाइन मारता है, तो मैं छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिनवू कहता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम चाहते क्या हो, और तुम्हें ह्यूमंस को क्यों मारना है। और वो एल्फ लिटरली इसके बारे में बताने ही वाला होता है, बस वो इतना बोलता है कि मैं हूं और बस। उसमें कुछ ग्लिच टाइप होने लगता है एंड एक तरीके से वो रीसेट हो जाता है। यस, वो एल्फ रीसेट हो जाता है ग्लिच की वजह से, और फिर से वो लाइन रिपीट करने लगता है जिसमें वो बोलता है कि इन सारे लोगों को तुम्हें छोड़ के सारे को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। नाउ अब तो तुम्हारा दिमाग उड़ चुका
चुका होगा। अब पक्का यहाँ पे कोई पीछे से है जो कि पीछे से कंट्रोल कर रहा है सबको और वो सच सामने नहीं आने देना चाहता। बट यहाँ पे जिन्वू इस चीज को समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, और ऑब्वियसली उस ऑफर को जो वो देता है उसको रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मैं बचाऊंगा सबको। फिर एल्फ्स की सेना आगे बढ़ती है उनको मारने के लिए एंड जिन्वू अपनी सेना निकाल लेता है और अपनी टीम वालों की फट के हाथ में आ रही होती है कि भाई जिन्वू है क्या चीज। और देखते ही देखते वहां पे घमासान युद्ध चालू हो जाता है। नॉर्मल बंदे तो वहां से साइड हट जाते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे जिन्वू की जो शैडो वाली फौज है एंड एल्फ्स की जो नॉर्मल एल्फ्स की फौज है वो अपनी लड़ाई सेपरेट लड़ते हैं, वो एक दूसरे में भिड़ते हैं। और जो एल्फ्स का बॉस है जो इस डंजियन का मेन बॉस है वो और जिन्वू अलग सेपरेट लड़ते हैं, सिंगल 1-on-1। सबसे पहले वो लोग अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे उस एल्फ के बॉस का नाम बरूका पता चलता है। आगे जिन्वू अटैक करता है पर वो एल्फ का बॉस डॉज कर देता है। फिर वो अटैक करता है तो जिन्वू डॉज कर देता है एंड ऐसे ही करते करते यहाँ पे थोड़ी बहुत पेलम पाल होती है। एल्फ बॉस बोलता है कि पहली बार जिंदगी में मैं इतना एग्जॉस्ट हुआ हूँ, और फिर से जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। पर पीछे से जैसे कि किम चुल को जिन्वू ने दिया था ना पट्ट से, तो बेहोश हो गया था, लेकिन वो फिर से उठता है एंड वो भी जिन्वू पे अटैक करने आता है। और उसके लिए इलाज के लिए जिन्वू बस एक शब्द बोलता है, ईगरेस। और ईगरेस सट्ट से हथियार उसके अंदर डाल देता है, मतलब किम चुल के, और इस तरीके से किम चुल का डी एंड हो जाता है। और फिर जिन्वू बोलता है किम चुल की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अपने पास रख लेता है। और जब किम चुल की शैडो बनती है तो उसका नाम चेंज करके वो आयरन रख देता है। अब हमारे पास एक ईगरस है और एक आयरन है और कुछ चुल्लू पुल्लू मॉन्स्टर्स। पीछे से वो एल्फ का बॉस आता है अटैक करने के लिए, लेकिन हमारा न्यू मेंबर आयरन उससे लड़ता है। एल्फ बॉस के मुकाबले वो काफी स्लो है एंड ये चीज एल्फ बॉस भी बोल लेता है कि ये काफी स्लो है, इससे लड़ोगे तुम। जिन्वू कहता है हाउ अबाउट ऑल 3 ऑफ अस टुगेदर, मतलब ईगरेस, आयरन और जिन्वू तीनों एक साथ अटैक करते हैं उस एल्फ बॉस पे। तो आगे से ईगरेस एक स्ट्राइक देता है, पीछे से आके जिन्वू देता है, फिर वो एल्फ बॉस फिर घबराने लगता है और देखते ही देखते उसके साथ ही जो जितने एल्फ रहते हैं छोटे मोटे वो खत्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो फिर एल्फ बॉस समझता है कि अगर मैं जिन्वू को मार दूं तो ये सारे शैडो मॉन्स्टर्स के जो हैं शैडो नाइट्स है वो सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो वो फिर से जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो उसके लिए जिन्वू अपना एक वेपन उसकी तरफ फेंकता है और एल्फ बॉस हंसने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम, इससे थोड़ी मरूंगा। और फिर जिन्वू अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और ये वही वाली स्किल है जिससे कि वो चीजें मूव कर सकता है बिना टच किए। इस स्किल की वजह से वो थ्रोइंग वेपन, जो वेपन थ्रो हो रहा है उसकी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है जिन्वू, और वो जाके सीधा एल्फ के वेपन पे लगता है जिससे कि एल्फ बॉस का जो वेपन है वो खत्म हो जाता है। एंड तुरंत इसी के बाद पीछे से अपना आयरन आता है, वो एल्फ बॉस को पकड़ लेता है, दबोच लेता है। पर खुद को हारता हुआ देख वो एल्फ बॉस का दिमाग सटक जाता है। फिर वो गुस्से में आ जाता है कि भाई ऐसे नहीं मार रहा मैंने भी एनीमे देखे हैं। गुस्से में आके उस आयरन को फाड़ देता है, चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो आयरन से छूटता है आगे से जिन्वू आ जाता है अटैक करने के लिए, और जैसे ही वो एल्फ बॉस जिन्वू के अटैक को डॉज करता है पीछे से आयरन को अपने आप को फिर से रीजनरेट करके अटैक करता है और फट से एक देता है। एंड इस तरीके से वो डंजियन का बॉस फाइनली मारा जाता है। एंड फाइनली जिन्वू भी फिर चैन की सांस लेता है कि बला तो टली कम से कम। और बेचारे आइस बॉस के मरने के बाद भी हमारा जो आयरन जो नया मेंबर है वो उसको बार बार मारे जा रहा होता है, कुचले जा रहा होता है। जिन्वू कहता है रुक जा भाई बस कर, और थोड़ी देर बाद वो आयरन हमारा खुश होके नाचने लगता है। मतलब हमारा आयरन जो शैडो बन चुका है, मतलब किम चुल जो शैडो बन के आयरन बन चुका है, वो शैडो बनने के बाद भी थोड़ा सा ऐसा ही सा है। मतलब सही लगा मुझे, थोड़ा कॉमेडिक रिलीफ चाहिए इसको में। और फाइनली फिर डंजियन से बाहर जाने का गेट खुल जाता है क्योंकि बॉस को तो डिफीट कर ही दिया है, और सब खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली घर जाने मिलेगा। और जाने से पहले ऑब्वियसली उस मरे हुए एल्फ बॉस की शैडो को भी जिन्वू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर एक्सट्रैक्ट कर पाता है कि नहीं ये अभी नहीं बताया। इसके बाद सीन चेंज होकर बाहर की तरफ आता है जहां पर फाइनली गेट खुल जाता है एंड बंदे वापस अपनी दुनिया में आते हैं। ये देखकर बेक योनू काफी खुश हो जाते हैं कि आ गए बच्चे मेरे जिंदा होके, मतलब क्योंकि उसी की गिल्ड व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर है ना वो। और बेक समझता है कि किम चुल यहाँ पे सही सलामत वापस आ गया, उसने सबको बचा लिया। पर जैसे ही लास्ट में जिन्वू बाहर आता है, अपना जो चीफ है वो समझ जाता है कि हाँ मैं सही था, क्योंकि उसको पता था पहले से, वो जानता है वो अपनी तरह है। पर जब आगे बेक योनू को पता चलता है कि जो बचे हुए बंदे हैं वो सारे लो रैंक है, किम चुल उसका नहीं बचा, तो उसके तोते उड़ जाते हैं। वो जिन्वू से बोलता है कि रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और जिन्वू वो ठुकरा देता है कि नहीं करनी बात, अभी मैं थक गया हूँ, अगर तुमको कुछ पूछना है अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ लो, वो बता देंगे, मैं जा रहा हूँ। बेक बोलता है अच्छा ये रिक्वेस्ट नहीं थी बेटा, ऑर्डर था, मैंने अपनी गिल्ड के 9 मेंबर्स को खो दिया है इस इंसिडेंट में, तो कुछ सवाल जवाब पूछने का हक तो बनता है मेरा। तो जिन्वू कहता है खो दिया तो क्या, मैंने तुम्हारे 3 बंदों को बचाया भी तो है, तो उसके लिए तुम्हें थैंक्स तो बोलना चाहिए। और फाइनली इस चीज को बेक समझ जाता है एंड कहता है हाँ
मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दो सर। एंड इसके बाद जिनवू निकल लेता है। फिर बेक उस बी रैंक लड़की से पूछता है कि ये बंदा था कौन, ये जिनवू है क्या चीज। एंड वो लड़की भी शॉर्ट हो रखी होती है। वो बताती है कि भाई जिनवू ने पता नहीं क्या किया उस बॉस को हराने के बाद, उस डेड बॉस के सामने उसने 3 बार कुछ बोला और बस और ही वो बोल पाती है कि वहां पर सीन चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे जैसे कि तुम समझ गए 3 बार उसने बॉस के सामने बोला तो उसकी वो शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एंड जैसे कि वो 3 बार बस कर सकता है, 3 बार में अगर शैडो एक्सट्रैक्ट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं कर पाएगा वो शैडो को स्टोर। तो यहाँ पे इसका मतलब उसने बॉस को हराने के बाद उसकी शैडो लेने की कोशिश करी लेकिन नहीं ले पाया वो। और आगे खुद कह के भी, और आगे जिनवू ये चीज खुद अपने आप से कह के भी कंफर्म कर देता है हमें। अब शायद इसलिए एक्सट्रैक्ट ना कर पाया क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा फर्क था। जिनवू उसे सिर्फ ईगर्स एंड आयरन की मदद से ही हरा पाया है, अकेला मतलब काफी मुश्किल पड़ता उसके लिए वो। पर बॉस की शैडो ना सही, उसका डैगर जरूर मिल जाता है जिनवू को। और मतलब यहाँ पे यस, हमारा बेक योनहू जिनवू से काफी इंप्रेस हो चुका है। सीधा वो जाके चीफ से बोलता है कि ये जिनवू मुझे अपनी व्हाइट टाइगर गिल्ड में चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट मेरे सामने हर कोई नहीं रह पाता। चीफ कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और बेक भी कहता है कि मैं अपना सब कुछ पूरा लगा दूंगा, बस मुझे बंदा चाहिए। फिर जिनवू अपने घर निकलता है और रास्ते में हान सोंग यी को भी ड्रॉप कर देता है, और वो बंदी उसे थैंक्स बोलती है और कहती है बाद में मिलते हैं। और नेक्स्ट डे जिनवू अपने फिर नॉर्मल काम पे लग जाता है जो उसने जिनहू के साथ डील करी थी ना। इस बार जिनहू जिनवू को पिक करने के लिए आता है कुछ ऐसे होलिये में। तो वो लोग वहां से निकलते हैं एंड रास्ते में जिनवू कहता है कि हान सोंग यी को भी हमें पिक करना है। तो जिनहू कहता है कि हान सोंग यी ये वही बंदी है जो हमें वहां मिली थी। तो जिनवू कहता है हाँ। तो वो लोग फिर हान सोंग यी को रास्ते पे यहाँ पे पिक करते हैं, और पिक करने से पहले वो जिनवू उसको कॉल करके बोलते हैं कि यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे हम तुम्हें पिक करेंगे। तो दोनों की कॉल पे बात हो रही होती है। जिनहू सोचता है कि यहाँ पे कुछ तो लफड़ा हो रहा है, मतलब भाई गया मतलब। तो जिनहू सीधा जिनवू से बोलता है कि क्या मुझे हान सोंग यी को अब भाभी बोलना चाहिए। जिनवू बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस फ्रेंड है। जो हान सोंग यी जो बंदी है वो जिनवू को देख के ओप्पा कहती है, गुड मॉर्निंग ओप्पा। फिर वो कार में बैठती है एंड जिनवू एंड हान सोंग यी पीछे मस्त पीछे की सीट में बैठ के दोनों मस्त गप्पे लड़ाते हैं। ये देख के जिनहू जो ड्राइविंग कर रहा है वो खूब जलता है बैठ के, और ये सीन काफी फनी होता है। एंड देन जिनहू एंड जिनवू अपने नॉर्मल रेड्स कंप्लीट करते हैं एंड वहां जिनवू अपनी शैडो वाली एबिलिटी दिखाता है जिनहू को, और उसे देखने के बाद जिनहू चौंकने के साथ साथ जलता भी है कि भाई अब तो जिनवू को काम भी नहीं करना है, उसके शैडो आदमी ही पूरा काम कर देती है। और इस तरीके से वो लोग जल्दी जल्दी रेड्स कंप्लीट करते हैं। कुछ टाइम बाद जिनवू और जिनहू की जो डील थी 19 रेड्स की वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। 19 की 19 रेड्स वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। और इसके जस्ट बाद हम यूएस का सीन देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जहां पर एक ह्यूमन जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर पूरी अटैक फोर्स को खत्म कर देता है। पूरी डंजियन में वो बस एक खतरनाक सा शख्स रहता है। एक हंटर जिसका नाम जेम्स होता है वो उससे मिलता है, वो कहता है कि भाई मुझे छोड़ दो। तो फिर वो अननोन ह्यूमन कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है, मैंने बस उनको नॉक किया है। और पहली बात, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ यार, और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं एक कोरियन हूँ। मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ वापस कोरिया में आए तो यहाँ पे जिनहू एंड जिनवू अपनी रेड्स कंप्लीट का जो कॉन्ट्रैक्ट उनका कंप्लीट हो चुका है वो कंप्लीट करके वो पार्टी करते हैं। जिनवू यहाँ पे कहता है कि अब क्या करोगे तुम जिनहू, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। जिनहू कहता है बस मुझे एक अब छोटा सा रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है और फिर मेरा गिल्ड मास्टर का लाइसेंस आ जाएगा, फिर मैं अपने डैड से मिलूंगा। एंड फिर वही चीज वो जिनवू से पूछता है कि जिनवू अब तुम क्या करोगे। तो जिनवू कहता है कि अभी थोड़ी टाइम के लिए मैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट रहूंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और कहीं जाने से उसका मतलब रहता है उस जगह पे जहाँ पे वो चाबी से जाता है, यस एक डंजियन में, क्योंकि उसके हाथ में एक डंजियन की रहती है और उसी को देख के ये बोलता है वो। और फिर जिनवू अपने मन में कहता है कि 30 बिलियंस इतने सारे पैसे मिलना काफी अच्छा है, पर मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया। मेरा रियल गोल पैसा कमाना नहीं था, मेरा रियल गोल था लेवल अप होना, जो कि मैं हुआ। और फिर आगे उसके स्टैट्स कुछ इस तरीके के हैं। आगे फिर जिनवू पूछता है जिनहू से कि तुम मुझे क्या मानते हो। अब जिनहू, जैसे कि दोनों ने शॉट्स मारे बढ़िया, जिनहू नशे में है, जिनवू को तो नशा होता ही नहीं है, चढ़ती नहीं है। जिनहू वहां पे कहता है कि उसका एक बड़ा भाई है पर दोनों की उतनी पड़ती नहीं है, तो तुम मेरे लिए एक रियल भाई से भी ज्यादा रियल हो, क्योंकि तुमने मुझे मरने से भी बचाया है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स में मेरा साथ दिया है। ये सुन के जिनवू खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो आज से मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। एंड इसी बात पे जिनहू इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक झप्पी दे दूं भाई, और फिर वो इमोशनली रहता है। फिर टीवी पे उसके पास में जो टीवी रखी रहती है वहां पर एक रिपोर्ट आती है न्यूज चैनल पे। इसमें न्यूज वाले बेक योनहू से सवाल कर रहे होते हैं उस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग। यहाँ पे बोलता है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई आउटसाइड पार्टी इंक्लूड नहीं थी, हमारे अपने अंदर ही में हो गया था, और इतने ही बोल के न्यूज वालों को भगा देता है वो। एंड हाँ, आउटसाइड पार्टी का मतलब
यहाँ पे जिनवू से था। फिर उसके पास बियोंग गू का कॉल आता है। वो बताता है कि जापान ने सीक्रेटली कोरियन हंटर एसोसिएशन को कॉल किया था और कॉल करके उन्होंने कहा था कि वो उन हंटर से कंसल्ट करना चाहते हैं जिनने जीजू आइलैंड रेड को एक्सपीरियंस कर रखा है। बेक ये सुन के थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है, कहता है कि और डिटेल दो। तो वही बियोंग यू यहाँ पे बताता है, जो कि मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, कि जीजू आइलैंड पे क्या कांड होता है। वहां पे 4 साल पहले एक एस रैंक गेट खुल जाता है और उस एस रैंक गेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कई सारे हंटर्स भेजती है, लेकिन वहां पे वो लोग नहीं कर पाते, तो गेट ब्रेकआउट हो जाता है, अंदर के मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए वो एंट वाले मॉन्स्टर यहाँ पे उस आइलैंड पे पूरा कब्जा कर लेते हैं। 3 बार गवर्नमेंट यहाँ पे उन एंट्स को खत्म करने का ट्राई करती है, लेकिन नहीं कर पाती। 3 ऑपरेशंस करती है मतलब, और अभी तक इसलिए जीजू आइलैंड पे एंट्स का कब्जा भरा हुआ है। बेई क्योन हु यहाँ पे एस रैंक जो हंटर है वो बोलता है कि हाँ, वो जीजू आइलैंड का जो कांड था वो बहुत खतरनाक था, वो बहुत खतरनाक जगह थी, मैं तो उसके बारे में याद भी नहीं करना चाहता। और कहता है कि वो चींटी को डले रहने दो उसी आइलैंड पे, क्योंकि उसके बाहर तो वो चींटियां जा नहीं सकती, क्योंकि आजू बाजू समुंदर ही समुंदर है, तो इसलिए हम लोग सेफ हैं, तो उस टॉपिक को हटाओ। तो इसी बात पे वो कॉल वाला बंदा बोलता है कि नहीं, यही तो बात है, जो वहां की चींटियां हैं उनमें एवोल्यूशन होने लगा है, म्यूटेशन होने लगा है, अब उन चींटियों के पंख आने लग गए हैं, तो अब वो चींटियां दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं उड़ के। और एक ऐसी ही एंट मिली है जापान के बीच पे, तो अब मतलब खतरनाक खतरा बन चुका है। एंट्स वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 में तुम देख चुके हो। पहले ये फाइट, सबसे पहली फाइट यही बताई थी, दुनिया में फैल जाए तो क्या होगा। तो मतलब अब काफी खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू के पास जो चाबी रहती है उससे वो एक और डंजियन खोलता है एंड उसके अंदर घुस जाता है, और वहां का सीन देख के वो घबरा जाता है, क्योंकि बिल्कुल अलग ही सीन दिखता है इस डंजियन में उसको। और अब इस डंजियन में क्या होता है और आगे क्या क्या कांड होते हैं सोलो लेवलिंग में, ये हम देखेंगे एपिसोड 3 में, जो कि मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा बाहर जाना है। पर क्या तुम ये एपिसोड एंजॉय कर रहे हो तो बता दो कमेंट में, पता तो चले कोई देख भी रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।